भाई फटाफट पहले रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या कर लिया था हमने। लास्ट क्लास में हमने सारे थर्मोडायनेमिक्स की जो बेसिक बेसिक इक्वेशंस हैं, हमने वो सारी चीजें कर ली थी। तो बस फटाफट इसी को रिकॉल करके कंटिन्यू करते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सबसे पहले हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस की बस कंडीशन बता दो। टेम्परेचर कांस्टेंट, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? सर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। भाई वेरी गुड। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमारा जो प्रेशर होगा दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसी से हमारे पास इक्वेशन आ गई थी P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। एक बार मेरे को ये भी याद दिला दो, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस बताई थी, नेसेसरी कंडीशन फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या दो कंडीशंस थी वो? सर फर्स्ट थी कि वो स्लो प्रोसेस होगा ये, और सेकंड थी कि वो कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए कंटेनर बिल्कुल, की। परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए कंटेनर की, और जो भी हमारा एक्सपेंशन या कंप्रेशन होगा, प्रोसेस होगा, वो स्लो होना चाहिए। फिर दूसरा हमने करा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में हमें पता है वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो इस केस के अंदर क्या टर्म हमारा जीरो बन जाएगा? सर वर्क डन जीरो आ जाएगा और वॉल्यूम भी वेरी जीरो। गुड, वर्क डन जीरो आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो प्रेशर आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी P1/T1 इज इक्वल्स टू P2/T2। वेरएस ऊपर वाले आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि हमारी इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। फिर आ गए हम थर्ड प्रोसेस पे। थर्ड प्रोसेस था आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हमारे पास क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, बिल्कुल सही। और अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इसमें इक्वेशन आ जाएगी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब हमारे पास इक्वेशन V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। अब देखो यही थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि भैया वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वाइसा वर्सा वैलिड नहीं है। मतलब अगर मैं वॉल्यूम इंक्रीज करूंगा तो क्या टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा? तो मैंने कहा था नहीं, वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा? टेम्परेचर हमारा डिक्रीज करेगा। डिक्रीज करेगा। एक्सपेंशन पे टेम्परेचर डिक्रीज करता है और कंप्रेशन पे क्या करता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज। भैया चेक करते जाओ, कोई डाउट तो नहीं आ रहा यहां तक? नो सर। नो डन। सर। फिर फोर्थ वाला था हमारा साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में हमने डिस्कस किया कि भाई इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है, इसलिए हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इसमें भी जीरो होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में भी जीरो, साइक्लिक प्रोसेस में भी जीरो। और इस केस में सिंस वर्क डन होता है P∆V, तो हम इधर साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क डन कैलकुलेट करना चाहें तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एरिया अंडर द पीवी कर्व। एरिया अंडर द पीवी कर्व। और बचा लास्ट, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। इसकी तीनों इक्वेशन याद दिला दो मेरे को। तीनों इक्वेशन क्या क्या थी एडियाबैटिक प्रोसेस की, और इसमें क्या चीज कांस्टेंट रहती है? तो कांस्टेंट इसमें हीट क्यू चेंज कांस्टेंट। हीट रहता है। कांस्टेंट, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू जीरो। अब मेरे को इक्वेशन बताओ, तीन इक्वेशंस। तो फर्स्ट पी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। वेरी गुड। सेकेंड? तो सेकंड थी T V गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेरी गुड। थर्ड? T1 माइनस गामा T गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। वेरी गुड, चलो बिल्कुल सही, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो इससे हमें पता चल गया कि यार प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर गामा। तो इसलिए अगर मैं एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस को कंपेयर करूं तो हमारा हमेशा स्लोप किसका ज्यादा होगा? स्लोप एडियाबैटिक का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। गामा की वैल्यू फिर से नहीं लिखवा रहा हूं, बस इतना बता देता हूं, गामा हुआ करता था हमारा रेशियो ऑफ CP/CV। सिंस सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होगा तो गामा की वैल्यू भी वन से हमेशा बड़ी आएगी। वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए गामा की, मोनोटॉमिक गैस और डायटोमिक गैस के लिए। ट्रायटोमिक के लिए कम आता है, लेकिन फिर भी याद तो सबके लिए ही होना चाहिए। चलो अब आ जाते हैं जिस क्वेश्चन पे हम अटक गए थे। आ जाओ उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन था कि हमें एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए ग्राफ गिवन है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का। तो मैं ग्राफ फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। इधर था प्रेशर वॉल्यूम और हमें साइक्लिक प्रोसेस के लिए ग्राफ गिवन था। स्टार्टिंग पॉइंट ए, देन बी, फिर सी, एंड देन डी एंड बैक टू ए। इधर प्रेशर P0,
इधर प्रेशर 2p0, इधर वॉल्यूम v0, इधर वॉल्यूम 2v0। दो चीजें कैलकुलेट करनी थी। सबसे पहली चीज हमें कैलकुलेट करना था वर्क डन। तो पहले वर्क डन का बताओ, वर्क डन कैसे कैलकुलेट किया था हमने? एरिया अंडर द एरिया एबी। अंडर द कर्व, मतलब हमें इस पार्ट का एरिया निकालना है। अगर मैं इस पार्ट का एरिया निकाल लूं तो मुझे वर्क डन मिल जाएगा। तो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया भैया एरिया से, और एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इधर लेंथ कितनी हो गई? पी नॉट से लेके 2p0, तो p0। भैया ब्रेड्थ कितनी हो गई? v0। तो V हमारे नॉट। पास यही फाइनल आंसर आ गया वर्क डन का। तो वर्क डन तो बहुत इजी था। अब मैं आपको कह रहा था दूसरा प्रोसेस जो पार्ट था वो हमारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी था, कि भैया हमें करस्पॉन्डिंग कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना था? करस्पॉन्डिंग टीवी ग्राफ ड्रॉ करना था। चलो सेकंड पार्ट के लिए अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मेरे को एक एक करके ये बता दो कि ए बी कौन सा प्रोसेस है, बीसी कौन सा प्रोसेस है, सीडी कौन सा प्रोसेस है, और एडी कौन सा प्रोसेस है। चलो बताओ एक एक करके। ए बी से एबी राइस उड़ के। भैया ए बी में हमारा वॉल्यूम, एक वॉल्यूम स्पेसिफिक है, तो ये हो गया हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। और ये भी ध्यान रखते रहो कि प्रेशर के साथ क्या हो रहा है, प्रेशर इधर इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि ग्राफ में ये चीज हेल्प करेगा। सिमिलरली मैं आया बीसी प्रोसेस पे, तो बीसी प्रोसेस पे हमारा ये आइसोबारिक प्रोसेस है, और इसमें हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अब आ गए नेक्स्ट वाले पे, सीडी प्रोसेस पे। तो सीडी प्रोसेस फिर से आइसोकोरिक प्रोसेस है, लेकिन अब की बार प्रेशर के साथ क्या हो रहा है? वेरी गुड, प्रेशर हमारा डिक्रीज कर रहा है। और लास्ट डीए प्रोसेस, ये हमारा फिर से आइसोबारिक प्रोसेस है, लेकिन इस आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है? वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब एक एक करके मेरे को इक्वेशन भी समझा दो। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन क्या हुआ करती थी? तो हमें याद है आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। टेम्परेचर। वेरी गुड, भैया चीजें क्लियर है। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए बताओ क्या इक्वेशन थी? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर से यही, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। चलो आओ अब ग्राफ प्लॉट करना सीखते हैं। भैया इधर मैंने ले लिया टेम्परेचर, इधर मैंने ले लिया वॉल्यूम। सबसे पहले ए बी प्रोसेस ड्रॉ करूंगा। ए बी प्रोसेस पे वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, और कितना वॉल्यूम था ए बी प्रोसेस पे? भैया वी नॉट। तो सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए भाई? जिसका वॉल्यूम होना चाहिए हमारा वी नॉट। चेक करो यहां तक कोई डाउट? नो सर। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब इसके बाद बीसी प्रोसेस की बारी आई। बीसी प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए? भैया ग्राफ हमारा इस तरीके से एक इंक्लाइन लाइन बननी चाहिए। ये हो गया हमारा बीसी प्रोसेस, क्योंकि ये आइसोबारिक, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इधर, और कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है इधर? इधर वॉल्यूम इंक्रीज होके हो गया है 2v0। प्लीज सब लोग चेक कर लो, सबको ग्राफ अच्छे समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। डन। उसके बाद हम फिर से आ गए आइसोकोरिक प्रोसेस में, लेकिन अब प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। तो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा और प्रेशर को डिक्रीज करा दिया। ये हो गया हमारा सी से लेके डी तक का। फिर लास्ट कि आइसोबारिक प्रोसेस, वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन अब की बार वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये बननी तो इंक्लाइन लाइन ही चाहिए, लेकिन अब ये बनेगी टुवर्ड्स दी डिक्लाइन, मतलब टुवर्ड्स दी पॉइंट ए। तो इस तरीके का ये हमारा ग्राफ हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान देना इस ग्राफ में, जैसे मैंने बताया था टेम्परेचर 0 पे वॉल्यूम 0 होता है, तो इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो ये हमारी लाइन ए बी और इसको अप्रोच करनी चाहिए इस तरीके से। चेक कर लो अब ग्राफ पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। चलो डन, क्लियर। खत्म करो फिर आगे बढ़ेंगे। डन सर। डन, चलो बाकी को भी कंप्लीट कर देते हैं। वर्णिका, मैं तो पहली बार क्लास में देख रहा हूँ, किसी और नाम से लॉगिन किया है क्या? डन सर। ओके चलो, तो लेट्स प्रोसीड। तो यार यहां तक हमने सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है? ये सारे प्रोसेस को अप्लाई करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। देखो सबसे पहला
जीरोथ लॉ बताने की जरूरत नहीं होती, फिर भी बस एक बार क्विक वो बता रहा हूं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये बता दो। सर अगर ए और बी इक्विलिब्रियम में होंगे और ए और सी होंगे तो बी और सी भी साथ इक्विलिब्रियम में। भाई बिल्कुल, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो मैथमेटिक्स वाला रूल अप्लाई कर दिया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। उसने कहा कि अगर हमारे पास टोटल 3 बॉडीज हैं, ए बी और सी। भाई हम कह रहे हैं कि बॉडी ए इक्विलिब्रियम में है किसी सी के साथ, हमारी बॉडी ए किसी के साथ इक्विलिब्रियम में है बी के साथ। भैया दोनों का टेम्परेचर सेम आ रहा है, तो मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बन गई कि ए और सी का टेम्परेचर इक्वल है। सिमिलरली ए और बी का टेम्परेचर भी इक्वल है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा बी और सी भी क्या होंगे, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये जीरोथ लॉ क्यों डिसाइड किया गया, क्योंकि ये सबसे बेसिक लॉ है। सबसे बेसिक लॉ क्यों, क्योंकि यही हमारी हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन समझाता है कि यार हमारी जो भी हीट फ्लो करेगी वो किसकी वजह से फ्लो करेगी और कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ये जीरोथ लॉ ने बताया था। तो मेरे को बताओ हीट किसकी वजह से फ्लो करती है, लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हम। सर टेम्परेचर डिफरेंस। वेरी गुड, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से फ्लो करती है हमेशा। और डायरेक्शन क्या होगी हमेशा हीट फ्लो करने की, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। वेरी गुड। तो बस यही सबसे बेसिक चीज है, अगर आपको यही नहीं पता होता तो आप भैया कोई भी थर्मल प्रॉपर्टीज या थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ सकते थे। इसलिए इसको नाम हमने वन से स्टार्ट नहीं किया, जीरोथ लॉ से स्टार्ट किया, क्योंकि फर्स्ट लॉ पहले डिस्कवर हो चुका था। आ जाओ, मेन हमें फर्स्ट लॉ करना है, ये सब तो फुद्दू वाली बातें हैं। आ जाओ भैया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले अब आपको समझना पड़ेगा साइन कन्वेंशन, तभी आप इसको अप्लाई कर पाओगे। अब सबसे पहली चीज, थर्मोडायनेमिक्स जो फर्स्ट लॉ है ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आई रिपीट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। यार अगर ये मैंने कोई एक पिस्टन लिया, कंटेनर लिया कनेक्टेड विथ पिस्टन, और मैं इसको नीचे से हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो आप मेरे को बताओ क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। ये गैस ली और नीचे से हीट प्रोवाइड करी, सर एक्सपेंशन। तो हमें पता है कि अगर मैं इस कंटेनर को हीट सप्लाई कर रहा हूं, गैस को हीट सप्लाई कर रहा हूं, तो गैस क्या करेगी, भैया ये जो हीट सप्लाई कर रहे हो इसका कुछ पार्ट तो वो अपना टेम्परेचर चेंज करने में लगा देगी, अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करने में लगा देगी, और बाकी कुछ पार्ट ये किस चीज में यूटिलाइज करेगी। सर एक्सपेंशन होगा तो पिस्टन ऊपर उठेगा तो वर्क डन होगा। बिल्कुल, तो यही हमारा बस सिंपल सादा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कि हम जो भी हीट सप्लाई कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे अभी तक हम थर्मल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे थे कि रॉड हीट लेती है, कुछ पार्ट रेडिएट कर देगी और कुछ पार्ट वो साथ वाले को पास ऑन कर देगी। तो इधर भी वही है कि अगर मैं इस कंटेनर की गैस को हीट सप्लाई कर रहा हूं तो ये कुछ पार्ट तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई, और कुछ पार्ट ये क्या कर देगी, गैस को एक्सपेंड कराएगी। तो Q इज इक्वल टू U प्लस W। क्या इसमें कोई दिक्कत है। अब यार केमिस्ट्री और फिजिक्स का अब डिफरेंस आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी यही फॉर्मूला, फिजिक्स में भी यही फॉर्मूला, लेकिन भैया ये फॉर्मूला आपको यूज करना है विद साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के बिना यूज नहीं करोगे। तो अब हमें साइन कन्वेंशन पढ़ना है। एक लास्ट चीज याद दिला दो, हमें आउटपुट से मतलब है या इनपुट से। आउटपुट। आउटपुट से, तो याद रखना। तो यार मैंने कहा ये हमारा सिस्टम हो गया, इस सिस्टम से मैंने वर्क लिया, मतलब ये सपोज सिस्टम ने एक्सपेंड किया, तो वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब मैंने मेहनत नहीं करी, मेरे लिए पिस्टन ने काम करके दिया। तो ये पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए। सर पॉजिटिव। तो याद रखो हमें वर्क डन बाय द सिस्टम ही तो चाहिए। भाई रिपीट कर रहा हूं, देखो साइन कन्वेंशन में कंफ्यूज मत होना। वर्क डन बाय द पिस्टन, जैसे कार का इंजन, मैं क्या चाहता हूं कि कार के इंजन पे मैं काम करूं या कार का इंजन मेरे लिए काम करके दे और मेरी कार चले। हम चाहते हैं कार का इंजन हमारे लिए वर्क करे। जैसे एक और एग्जांपल लो, फैन। भैया सबके घर में फैन है, तुम क्या चाहते हो, तुम डंडा मार के उस फैन को हिलाओ या फैन अपने आप चले। अपने आप चले। भैया अब फैन अपने आप चले तो ही तो हमारे लिए फायदा है। अगर मेरे को ही डंडा मार के हिलाना पड़ रहा है तो मेरी मेहनत, मेरी एनर्जी वेस्ट जा रही है। तो फैन अगर अपने आप चल रहा है मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये होगा पॉजिटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम का मतलब होगा इधर एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन का मतलब होता है कि हमारा वर्क डन पिस्टन ने करके दिया। सिमिलरली अगर मेरे को कंप्रेशन करना पड़ रहा है, कंप्रेशन मतलब मेरे को पिस्टन प्रेस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन ऑन द सिस्टम।
जैसे मैंने बोला कि भैया हमें डंडा मार के पंखा हिलाना पड़ा, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये हमारे लिए अच्छी बात बुरी बात? बुरी बात, नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव आ जाएगा, और ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कंप्रेशन का। भैया सब लोग प्लीज एक बार चेक करो, वर्क डन में कोई डाउट नहीं है? नो सर। चलो नो सर। बढ़िया। सिमिलरली नेक्स्ट चीज, भैया मैं कह रहा हूं कि सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो भैया सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कब करी होगी? जब इसने कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करी होगी। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई है तो मतलब टेम्परेचर वगैरह इंक्रीज हुआ होगा। तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होना अच्छी बात बुरी बात? सर बुरी बात। सोचो फिर से इंजन वाला एग्जांपल, कि इंजन के अंदर फ्यूल बर्न हो रहा है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। आप क्या चाहते हो, वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करे या कम एनर्जी प्रोड्यूस करे? सर कम। ज्यादा। ज्यादा। कंफ्यूज हो गए? इधर देखो, आप थोड़ा सा केमिस्ट्री से रिलेट कर लो, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यार हम जैसे प्लेन्स वगैरह में हाई कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल बर्न कर रहे हैं, वेरस कार वगैरह में इतना ज्यादा हाई कैलोरीफिक नहीं होता। तो ये हाई कैलोरीफिक फ्यूल का मतलब क्या होता है? सर ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल, जिसका एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा। मतलब भैया है दोनों फ्यूल ही, दोनों को बर्न नहीं करना है, दोनों से एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। लेकिन हाई कैलोरी फ्यूल का मतलब है कि वो हमें सेम उस अमाउंट में ज्यादा एनर्जी देगा, उसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा होगी। तो ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी तो वो ज्यादा वर्क डन करने के केपेबल भी हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना, हमारे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही है तो ये एक तरीके से अच्छी बात है, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, क्योंकि ये सिस्टम हमारा ज्यादा वर्क डन करने के कैपेबल हो जाएगा। सिमिलरली अगर इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो मतलब ये हमारे लिए एक तरीके से लो कैलोरीफिक फ्यूल हो गया। तो इस केस में ये क्या कंसिडर किया जाएगा? नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। भैया सब लोग एक बार लास्ट चेक कर लो, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन बिल्कुल क्लियर है? यस यस सर। सर। चलो डन। फिर बचा लास्ट क्यू। यार अगर मैं सिस्टम को हीट सप्लाई कर रहा हूं, केमिस्ट्री वाले होते तो वो कहते कि इसको नेगेटिव लो, लेकिन हम पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि हीट सप्लाई करने से हमारा बहुत कुछ फायदा हो रहा है। हीट सप्लाई करने से मेरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, पॉजिटिव। हीट सप्लाई करने से मेरा पिस्टन एक्सपैंड करेगा, तो वर्क डन पॉजिटिव। तो हमारे लिए हीट सप्लाई करना अच्छी बात है, तो इसलिए हम इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। लेकिन अगर सिस्टम हीट लूज कर रहा है, हीट लूज कर रहा है, तो भैया मतलब हमारे लिए ये सही बात नहीं है, क्योंकि उस केस में पिस्टन एक्सपैंड नहीं करेगा, पिस्टन कंप्रेस करने लग जाएगा, मेरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होने लग जाएगी। तो इस क्यू को हम नेगेटिव लेंगे। चलो डन सर। डन, वेरी गुड। चलो, तो अब यही करना है हमें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए। तो आ जाओ हर एक प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं, और डेरिवेशन कुछ नहीं करनी, डायरेक्ट फॉर्मूला करना है हमें। तो सबसे पहला प्रोसेस एज यूजुअल हम स्टार्ट कर रहे हैं भैया आइसोथर्मल प्रोसेस से। आइसोथर्मल प्रोसेस, भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें पता है टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा, आपके पास अब तीन पैरामीटर्स हैं, हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन। तो मेरे को बताओ इन तीनों में से कौन सा निगलेक्ट हो जाएगा, कौन सा जीरो हो जाएगा? सर इंटरनल एनर्जी का भैया चेंज। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो इस केस में हम जो भी हीट सप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम जो भी हीट सप्लाई करेंगे वो हीट सिर्फ और सिर्फ किस चीज में यूटिलाइज होगी? वो सिर्फ और सिर्फ वर्क डन करने में यूटिलाइज होगी, मतलब एक्सपेंशन या कंप्रेशन करने में यूटिलाइज होगी। अब वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस का फॉर्मूला क्या किसी को पता है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस? सर एनआरटी लॉग ई V2/V1। भाई वेरी गुड, फॉर्मूला होता है NRT नेचुरल लॉग इनटू V2/V1, मतलब फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। और इधर हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो फाइनल वॉल्यूम है वो ज्यादा है इनिशियल वॉल्यूम से, मतलब इधर हमने एक्सपेंशन कराया है बेसिकली। अब इधर नेचुरल लॉग है, LN है, तो इसको अगर हम लॉग बेस टू द पावर 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? ये फॉर्मूला बन जाता है 2.303 NRT नेचुरल लॉग, मतलब लॉग बेस टू द पावर 10 V2/V1।
अब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। पहले क्या हुआ करता था, लॉग की वैल्यूज आपको बुक से फाइंड करके लिखनी पड़ती थी, लेकिन अब टेंशन वाली बात नहीं है। आपको लॉग टेबल नहीं देखना होता, लॉग की वैल्यूज पहले से ही क्वेश्चंस में गिवन होती है। भाई कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। No, sir. डन। लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हमें यह भी पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यही सेम फॉर्मूला हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो 2.303 nRT log बेस टू द पावर 10 V2 की जगह हो जाएगा P1 बाय P2। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। फिर आ जाओ सेकंड प्रोसेस पे। सेकंड प्रोसेस हमारा था आइसोकोरिक प्रोसेस। भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा के बताओ क्या करना है। वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और भैया Work वॉल्यूम done, sir. कांस्टेंट है तो क्या चीज जीरो बनेगी अब की बार? Work done. वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला पी डेल्टा वी होता है, तो ये जीरो बनेगा। तो अब की बार मैं जो भी हीट सप्लाई करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज में यूटिलाइज होगी? वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी, उसका टेम्परेचर चेंज कराने में यूटिलाइज होगी। अब आपको पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मेरे को इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद दिलाओ, मैंने थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया हुआ है। Sir, NCV delta T. वेरी गुड, एन सी वी डेल्टा टी। सीवी का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बस ये सिंपल चीजें हैं, देखो इनको अप्लाई करना है हमें। फिर भाई यहीं पे स्टार्ट करते हैं थर्ड वाला प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। चलो भैया, अब आइसोबारिक प्रोसेस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, चेक करो। आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट, तो क्या अब की बार कोई भी टर्म जीरो बनेगा? No, sir. भैया इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, चेंज हो रहा है जीरो नहीं बनेगा। क्यू भी चेंज हो रही है, जीरो नहीं होगी। वर्क डन, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये भी जीरो नहीं बनेगा। तो इस केस में क्यू का फॉर्मूला आएगा यू प्लस वर्क डन। अब इस पे देखो ध्यान से कि इसको हम फॉर्मूले को कैसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। भाई Q इज इक्वल टू यू, यू का फॉर्मूला क्या था? एन सी वी डेल्टा टी प्लस वर्क डन का फॉर्मूला क्या था? वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा वी। क्या मैं P डेल्टा वी को आइडियल गैस के हिसाब से कुछ चेंज कर सकता हूं? Sir, NR delta T. वेरी गुड, एन आर डेल्टा टी। तो अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हो? दोनों टर्म में से एन एन और डेल्टा Delta टी T. कॉमन आ गया। एन और डेल्टा टी कॉमन आ गया, तो आपके पास बच्चा सीवी प्लस आर। सीवी प्लस आर किस चीज का फॉर्मूला? CP. तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला आ गया, Q इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी। देखो भैया कंफ्यूज मत हो जाना। आइसोबारिक प्रोसेस में यूजुअली लोग क्या कर देते हैं, गलती मैं बता देता हूं, वो लिख देते हैं यू की जगह एन सी पी डेल्टा टी, और फिर वो वर्क डन का फॉर्मूला भी ऐड कर देते हैं। तो याद रखना ये गलत हो गया। हमारा वर्क डन और इंटरनल एनर्जी दोनों को ऐड करके ये फाइनल फॉर्मूला बनेगा। तो यही चीजें दो बार ऐड मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर हो गई हैं चीजें? लेकिन इसमें Yes, ध्यान sir. देना, जरूरी नहीं सिर्फ फाइनल फॉर्मूला यूज करना पड़े। आप मेनली ये वाला फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको कांस्टेंट वॉल्यूम के सीवी गिवन होगा, सीपी की वैल्यू गिवन नहीं होगी। तो उस केस में आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। चलो फिर आ गए हम भैया फोर्थ प्रोसेस पे। फोर्थ प्रोसेस था साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है? Sir, under the PV curve, area under अंडर द V. पीवी कर्व, पी डेल्टा वी। तो उसके बारे में फिर से डिस्कशन नहीं कर रहे, बस लास्ट डिस्कशन किसके लिए कर रहे हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए कर रहे हैं। भैया अब बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस में कौन सा टर्म जीरो? Change in heat. Energy. क्यू चेंज इन क्यू जीरो होगा, बिकॉज इंटरनल मतलब हीट कुछ ना तो एक्सचेंज हो सकती है, ना सराउंडिंग से एब्जॉर्ब, ना सराउंडिंग को रेडिएट। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो अब इधर बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन इन केस ऑफ एन आइडियाबैटिक प्रोसेस? एन सी वी टी नहीं, इस केस में फॉर्मूला होता है 1/γ-1 इंटू P1V1 माइनस P2V2। अब P1V1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से? nRT से। तो हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया वर्क डन इन आइडियाबैटिक प्रोसेस?
वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल्स टू 1 बाय गामा माइनस 1 NR T1 माइनस T2। मोस्टली ये वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज करने को मिलेगा टेम्परेचर के टर्म्स में। चेक Done. करते जाओ, कहीं कोई डाउट हो तो पूछते जाओ, कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो पहले क्वेश्चन करना चाहते हो या पहले नेक्स्ट टॉपिक कर ले? सर क्वेश्चन। क्वेश्चन, चलो डन। सुन के अच्छा लगा भैया, पहले मैं भी क्वेश्चन ही कराता। चलो आ जाओ भैया, समझो भावनाओं को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि यार हमारे पास एक साइक्लिक प्रोसेस है और उसका हमें पीवी ग्राफ गिवन है। भैया चलो आ जाओ फ्लो में फटाफट, बहुत हो गई थ्योरेटिकल बातें। ये वॉल्यूम, ये प्रेशर, और हमें कुछ इस टाइप का कर्व गिवन है, और बच्चे बहुत धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं। सुबह ही क्लास में भी आलस छा रहा है। हमें इस टाइप का ग्राफ गिवन है, स्टार्टिंग है A से टू B एंड देन B टू C और फिर C टू A। ये हमें प्रोसेस गिवन है। चेक करते जाओ क्या क्या वैल्यूज गिवन है। N की वैल्यू 3 मोल्स, और हमें गिवन है टेम्परेचर ऑफ द गैस एट द पॉइंट B इज इक्वल्स टू 500 केल्विन। टेम्परेचर ऑफ द गैस एट द पॉइंट C इज इक्वल्स टू 1000 केल्विन। और क्वेश्चन ने बोला है कि वर्क इज डन ऑन द गैस, मतलब वर्क डन CA प्रोसेस का हमें गिवन है पॉजिटिव 2500 जूल्स। हमें क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है Q नेट एब्जॉर्ब्ड, कि भैया कितनी हीट एब्जॉर्ब्ड हुई है इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में। चलो, R की वैल्यू 25/3 SI यूनिट्स में, आपको पता ही है जूल्स पर मोल पर केल्विन। क्वेश्चन रिपीट करना है तो चेक करके बताओ। यस सर। करना है यार। हमें क्वेश्चन ने बोला हुआ है एक आइडियल गैस है जिसको हम साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ले जा रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है हमें, हमें पॉइंट बी पे टेम्परेचर गिवन है, पॉइंट सी पे टेम्परेचर गिवन है, बस हमें टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन गिवन है। और साथ के साथ उसने ये भी कह दिया कि जो हमारा वर्क डन है, मैंने एक चीज गलत लिख दी है बस, कि हमने क्या किया CA प्रोसेस में। आप खुद देखो CA प्रोसेस में एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है? भैया चेक करो, CA प्रोसेस में, CA प्रोसेस में कंप्रेशन हो रहा है बिकॉज वॉल्यूम हमारा डिक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला CA प्रोसेस में हमने सिस्टम पे वर्क करके दिया है, और ये कितना वर्क करके दिया है हमने सिस्टम पे? 2500 जूल्स। क्वेश्चन कह रहा है भैया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, या जैसे आपका मन करे वैसे सॉल्व करो। मेरे को ये बताओ इस पूरे प्रोसेस में इस आइडियल गैस ने कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है? हमें हीट की वैल्यू निकालनी है, लेकिन क्वेश्चन ने हीट एब्जॉर्ब पूछा है, क्योंकि प्रोसेस में ये भी हो सकता है कि हीट एब्जॉर्ब करी हो, वेरस किसी प्रोसेस में ये भी हो सकता है हीट लूज करी हो, हीट सराउंडिंग को रेडिएट करी हो। लेकिन हमें हीट लूज नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? हीट एब्जॉर्ब, कि कितनी हीट एब्जॉर्ब करी है। भाई थोड़ा सा सोचो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है। या चलो आपके लिए सिंपल बना देते हैं, बस ऐसा कर लो, नेट हीट निकाल दो। व्हाट इज द टोटल नेट हीट, चाहे रिलीज हो चाहे एब्जॉर्ब्ड हो? अब तो कर दोगे? यस सर। चलो डन। तो आओ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, साथ में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। यार हमें निकालना है हीट एब्जॉर्ब। तो मुझे पता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो Q होगा, टोटल नेट हीट, वो किसके बराबर होगा? डेल्टा U प्लस W के बराबर। अब मेरे को बताओ, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी लिखूं मैं? 0। 0। तो इसको कर दो 0। तो मतलब हमें पता है कि जो भी हीट सप्लाई हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो बस वर्क डन के काम आ रही है। तो इधर 3 प्रोसेस हैं, तो आप लिख दो वर्क डन इन AB प्रोसेस प्लस वर्क डन इन BCA प्रोसेस प्लस वर्क डन इन CA प्रोसेस। अब एक एक करके इन सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना रख दो बस। सबसे पहले मेरे को बताओ AB प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? AB प्रोसेस आइसोकोरिक। वेरी गुड। तो आपको दिख रहा है AB प्रोसेस में हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हो गया आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में भैया वर्क डन कितना होता है? 0। NR 0। इसलिए मैंने बोला था भूलो मत, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन 0।
यस तो सर। भैया इधर भी वही कर दो, ए बी प्रोसेस का तो कट हो गया, बचा यस क्या, बीसी प्रोसेस का और सीए प्रोसेस का। तो सीए प्रोसेस का तो आपको पता ही है ना, -2500 जूल्स यस सर। क्वेश्चन में गिवन है। तो मतलब आपका टारगेट बस एक तरीके से हमारा यही रह गया कि आप किसी तरीके से वर्क डन इन बीसी प्रोसेस कैलकुलेट करो। एक बार वर्क डन इन बीसी प्रोसेस आ गया तो फिर आपके पास क्यू नेट आ जाएगा। अब दिमाग आपको लगाना है इतना सा कि भैया वर्क डन इन बीसी प्रोसेस कैसे कैलकुलेट करें। चलो 10,000 आएगी। वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया, बड़ी फुर्ती में निकाला। भैया वर्क डन इन बीसी प्रोसेस कैसे कैलकुलेट किया। सर आइसोबारिक प्रोसेस था तो एनआरटी फाइनल स्टेज। भाई वेरी गुड, हमें पता है वर्क डन बीसी प्रोसेस कैसा प्रोसेस है। भैया बीसी प्रोसेस हमारा यहां लिख देता हूं, हमारा जो बीसी प्रोसेस है दैट इज आइसोबारिक प्रोसेस। अगर ये आइसोबारिक प्रोसेस है तो इसके अंदर जो हीट होती है वो ही वर्क डन के बराबर होती है, और इसका फॉर्मूला क्या था, एनसीपी डेल्टा टी। कोई दिक्कत इसमें। नो सर। लेकिन आपको सीपी की वैल्यू कहां पता है। एनआरटी फाइनल माइनस टी इनिशियल से मिलेगा। चलो इससे कर लो, ये भी बात बिल्कुल सही है कि भैया आप वर्क डन कैलकुलेट कर लो पी डेल्टा वी से, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस है। पी डेल्टा वी की जगह हम क्या लिखेंगे, एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी का मतलब एन आर T2 - T1, मतलब जो भी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। एन की वैल्यू आपको गिवन है 3, आर की वैल्यू आपको गिवन है 25/3। मेरे को बताओ टेम्परेचर सी पॉइंट पे कितना है, 1000। भैया बी पॉइंट पे कितना है, 500। सॉल्व कर लो, आपके पास वर्क डन इन बीसी प्रोसेस आ जाएगा, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना और क्यू नेट निकालो। चलो भैया सब लोग चेक करो सबको समझ में आया या नहीं आया। यस सर। डन। अगर हमें सीपी की वैल्यू गिवन होती तो हम डायरेक्टली एनसीपी डेल्टा टी से भी कर सकते थे। डन। चलो बढ़िया। तो भैया सब लोग आंसर वेरीफाई करके देख लो, हमारे पास वर्क डन इन बीसी प्रोसेस कितना आ रहा है, 12,500 आ रहा है। ये सर। तो यहाँ पे उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 12,500 माइनस 2,500, सो फाइनल आंसर विल बी 10,000 जूल्स। यस सर। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर लें। यस सर। चलो डन। भैया इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं आया हुआ क्वेश्चन है ये, आ जाओ। क्वेश्चन में फिर से हमें एक साइक्लिक प्रोसेस गिवन है और क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि ये डायटोमिक गैस है। अभी सारी इंफॉर्मेशन लिख देता हूं, पहले बस एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लूं। हमें ये एक ग्राफ गिवन है बिटवीन पी एंड वी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस, और हमें बोला हुआ है कि ये एक डायटोमिक गैस है। चलो नंबर ऑफ मोल्स एन ही बोला हुआ है, टेम्परेचर एट द पॉइंट ए, ये पॉइंट ए, ये बी, देन सी, और फिर से हमारा ये C to A। टेम्परेचर एट द पॉइंट ए हमें गिवन है दैट इज T0। इधर प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है P0, इधर प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है 2P0, इधर वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है V0। क्या क्या कैलकुलेट करना है भाई, बहुत सारे पार्ट है, ध्यान दो क्वेश्चन में। फर्स्ट पार्ट, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द वॉल्यूम एट द पॉइंट सी। सेकेंड पार्ट, आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, और वो किस पॉइंट पे है, मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हुआ है गैस का और वो कौन से पॉइंट पे हुआ है। थर्ड पॉइंट, टोटल हीट गिवन टू द गैस, टोटल हीट गिवन टू द गैस। अब एक क्वेश्चन ही आपके तोते उड़ा देगा, तो भैया ध्यान देते जाना। फोर्थ पार्ट, हीट रिजेक्टेड बाय द गैस। बस पहले यही कैलकुलेट करो, चार पार्ट्स। वीसी मैक्सिमम टेम्परेचर, टोटल हीट गिवन टू द गैस, एंड लास्ट हीट रिजेक्टेड बाय द गैस। चेक कर लो पहले, क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो भैया पूछ लेना।
देखो सबसे पहले तो यही लिख लो कि कौन सा प्रोसेस क्या है, ए बी कौन सा प्रोसेस है, बी सी कौन सा प्रोसेस है। सर ए बी आइसोकोरिक है, बी हाँ सी आइसोबारिक है। डन। और जैसे जैसे जो जो पार्ट कैलकुलेट होते जाए उसका आंसर भेजते जाओ। साहिल फर्स्ट पार्ट का बिल्कुल सही आंसर, वेरी गुड। थर्ड पार्ट का साहित्य, थर्ड पार्ट तक पहुंच गए भैया। साहित्य रुक जाओ, क्या लिखा है चेक करने दो। 6 N R Δ T। थर्ड पार्ट था हमारा टोटल हीट गिवन टू द गैस। नहीं यार, आंसर सही नहीं आ रहा। सेकेंड पार्ट, साहिल बिल्कुल सही आ रहा आंसर। चलो तो भैया आओ साथ में कैलकुलेट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट का। यार फर्स्ट पार्ट के लिए अगर आप एक चीज देखो, हमारा ए बी आइसो कोरिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे लिख देता हूं, अगर एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्टकट मेथड जैसे मर्जी देख लो। यार अगर मैं डायरेक्ट एसी प्रोसेस को देखूं, एसी प्रोसेस, तो यार आप एसी प्रोसेस को देखो, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। अगर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं एसी प्रोसेस के लिए, कि भैया प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। चेक करो सबको ये चीज समझ में आ रही है। यस यस सर। डन। एसी प्रोसेस के लिए हमारे लिए ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, P1V1 मतलब P1/V1 इज इक्वल्स टू P2/V2। तो ए से लेके सी तक ये इक्वेशन लगा दो। तो हम लिखेंगे PA/VA मस्ट बी इक्वल्स टू PC/VC। भैया पी ए की वैल्यू पी नॉट, वी ए की वैल्यू वी नॉट इज इक्वल टू पी सी की वैल्यू। प्रेशर एट दी पॉइंट सी हमें पता है 2P नॉट, तो हम प्रेशर एट दी पॉइंट सी निकाल सकते हैं। P नॉट कट गया, तो वॉल्यूम एट दी पॉइंट सी हमारे पास आ जाएगा 2V नॉट। ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। जिसको ये हिंट नहीं लगा एसी प्रोसेस का, उनके लिए लॉन्ग मेथड क्या हो गया होगा, कि उन्होंने लिखा होगा कि भैया पहले ए बी प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भैया पॉइंट ए पे प्रेशर पी नॉट था, पॉइंट बी पे प्रेशर 2P नॉट हो गया। मतलब प्रेशर कितने टाइम्स इंक्रीज हुआ, 2 के टाइम फैक्टर से। तो अगर टेम्परेचर ए पे T नॉट है, तो मेरे को बताओ बी पे कितना होगा, सर 2T 2 टाइम्स। नॉट। फिर वो बीसी प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करेंगे, और तब जाके P∆V NR T2 - T1 उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। लेकिन वो लॉन्ग मेथड हो जाएगा फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट करने का। तो डायरेक्टली फर्स्ट पार्ट के लिए आप एसी प्रोसेस देखो, VC इज इक्वल टू 2V नॉट। जब भैया फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाए बता देना, फिर आएंगे सेकंड पार्ट पे, मैक्सिमम टेम्परेचर। सर। डन। डन सर। तो चलो सेकंड पार्ट के लिए देखो, हमें टेम्परेचर पॉइंट ए पे मिल गया T नॉट, टेम्परेचर पॉइंट बी पे मिल गया 2T नॉट। अब मेरे को यह बताओ आप कैसे कैलकुलेट करोगे टेम्परेचर एट दी पॉइंट सी। टेम्परेचर एट दी पॉइंट सी कैसे कैलकुलेट करोगे, बस ये और सोचो। अरे भैया अब बीसी प्रोसेस के लिए, बीसी प्रोसेस आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस है, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। मेरा वॉल्यूम बी पे कितना था, बी पे वी नॉट, तो टेम्परेचर कितना था हमारे पास 2T नॉट। अब मेरा वॉल्यूम सी पे हो गया है 2V नॉट, मतलब वॉल्यूम कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ है,
टू टू के फैक्टर से, तो मेरा टेम्परेचर भी कितने फैक्टर से इंक्रीज होगा, टू के फैक्टर से, तो ये कितना हो जाएगा 40 नॉट। तो भैया साइड में लिख लो, आपको टेम्परेचर ए पे मिल गया, आपको टेम्परेचर बी पे मिल गया, और आपको टेम्परेचर सी पे मिल गया। तो मैक्सिमम टेम्परेचर किस पे आ रहा है और कितना आ रहा है, पॉइंट सी पे आ रहा है, दैट इज 40 नॉट। एक बार सब लोग आराम से अब तसल्ली से पेशेंटली चेक कर लो, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट क्लियर है या नहीं। सर सेकंड पार्ट रिपीट करो। सेकंड पार्ट रिपीट करना है। देखो सेकंड पार्ट के लिए हमने क्या किया, अलग अलग प्रोसेस को करके कंसिडर किया। सबसे पहले एबी प्रोसेस। एबी प्रोसेस हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो मतलब इधर प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर क्या रहेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मैंने कहा प्रेशर ए पे कितना था, पी नॉट, टेम्परेचर ए पे कितना था, टी नॉट। बलविंदर ध्यान देना, प्रेशर बी पे कितना हो गया, क्वेश्चन में गिवन है वो पहले से ही 2 पी नॉट। तो मेरे को बताओ कितने फैक्टर से प्रेशर इंक्रीज हुआ है, तो इधर टेम्परेचर भी 2 फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा। तो टेम्परेचर बी पे कितना आएगा, 2 टी नॉट। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। अब सिमिलरली आप लगाओ बीसी प्रोसेस के लिए। बीसी प्रोसेस मेरा आइसोबारिक प्रोसेस है। अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो अब की बार वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो मेरे को बी पे वॉल्यूम पता है कितना है, वी नॉट। मेरे को टेम्परेचर बी पे पता है कितना है, 2 टी नॉट। अब वॉल्यूम सी पे देखो कितना है, वॉल्यूम सी पे तो आपने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया ना, वॉल्यूम सी पे है 2 वी नॉट। तो मेरे को बताओ वॉल्यूम कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ है, तो इधर टेम्परेचर भी 2 के फैक्टर से इंक्रीज होगा। इधर पहले से 2 था, 2 का फैक्टर और इंक्रीज कराना है तो कितना हो जाएगा ये 40। तो आ गया, ए पे टी नॉट, बी पे 2 टी नॉट, सी पे 40 नॉट। तो मैक्सिमम इज 40 नॉट एट पॉइंट सी। तो यहां पे लिख रहा हूं, हमने 2 पार्ट के आंसर कैलकुलेट कर लिए हैं। ये आया 2 वी नॉट, ये टेम्परेचर सी पे मैक्सिमम दैट इज 40 नॉट। प्लीज सब लोग यहां तक कंप्लीट कर लो आराम से, फिर थर्ड और फोर्थ पार्ट देखेंगे कैसे करना है सॉल्व। कंप्लीट। कंप्लीट, चलो। अब यार हम आ गए अपने थर्ड प्रोसेस पार्ट पे, दैट इज टोटल हीट गिवन टू द गैस। मतलब हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए। अब यार एक बात खुद सोचो, हीट एब्जॉर्ब कर रही है गैस, तो उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। तो आप देखो मेरे पे ए पे पता है टी नॉट है, बी पे 2 टी नॉट है, और सी पे कितना है 4 टी नॉट। तो मतलब ए से बी तक टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। बी से लेके सी तक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी। लेकिन सी से लेके ए तक क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो इधर हीट क्या हो रही होगी, नेगेटिव। नेगेटिव हो रही होगी। तो याद रखना जब मैं फोर्थ पार्ट कैलकुलेट करूंगा तो फोर्थ पार्ट में मेरे को सिर्फ सीए के लिए हीट कैलकुलेट करनी है, वेरएस थर्ड पार्ट के लिए मेरे को क्या कैलकुलेट करनी है, ए बी के लिए और किसके लिए, बीसी के लिए। चेक करो पहले इतनी चीज क्लियर हुई है आपको? यस सर। तो अब यार ये सोचने वाला काम आ गया कि ए बी प्रोसेस में क्यू कैसे निकालें, बीसी प्रोसेस में क्यू कैसे निकालें। ये सोचो अब, ए बी प्रोसेस में क्यू कैसे निकालें और बीसी प्रोसेस में क्यू कैसे निकालें। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करना है एक एक करके। तो सबसे पहले हम निकालना चाहते हैं ए बी। ए बी आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो हमारा क्यू ए बी किसके बराबर हो जाएगा, सिर्फ यू के बराबर हो जाएगा, बिकॉज वर्क डन इन ए बी प्रोसेस इज इक्वल्स टू 0। तो अगर इस केस में मैं यू का फॉर्मूला लगाऊं तो यू का फॉर्मूला कितना था, एनसीवी डेल्टा टी। भैया एन की वैल्यू एज इट इज, सीवी की वैल्यू सोचो कितनी लिखूं, 5/2 भैया हमें इधर क्या गिवन है क्वेश्चन में, वेरी गुड, डायटोमिक गैस गिवन है। डायटोमिक गैस के लिए सीवी की वैल्यू कितनी होती है, सर 5/2। 5/2 आर। डेल्टा टी, ए से लेके बी तक टेम्परेचर कितना चेंज हुआ, भैया 2 टी नॉट से लेके टी नॉट तक। लिख डालो कितना आ रहा है ये, एन 5/2 आर, और ये टी नॉट। चेक कर लो पहले, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछो। नो सर। डन।
सिमिलरली अब सोचो क्यूबीसी कैसा निकाला जाए। क्यूबीसी हमारा है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, मैंने फाइनल फॉर्मूला बताया था, क्या लिखेंगे फाइनल फॉर्मूला? एनसीपी डेल्टा टी। तो सीपी की वैल्यू आपको पता है, सीपी की वैल्यू कितनी होती है? 7/2R। डेल्टा टी बी से लेके सी तक कितना चेंज हुआ है? 2T0 चेंज हुआ है। तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा? 14NR T0 डिवाइडेड बाय 2। भैया हमें क्यू ए बी मिल गया, क्यू बी सी मिल गया, तो हमें क्यू एब्जॉर्ब्ड निकालना था। तो इन दोनों को ऐड कर दो और मेरे को फाइनल आंसर बता दो, फाइनल आंसर कितना आ रहा है। बस क्वेश्चन खत्म थर्ड पार्ट का। और जहां पे भी कुछ डाउट लग रहा है किसी भी स्टेप में, भैया पूछते जाना। 9.5 NRD। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। बेसिकली आप इसको फ्रैक्शन में ही छोड़ दो, 19/2 NRT0 आ रहा होगा, राइट? यस सर। डन। भाई ईमानदारी से बताते जाना, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लेना। दिवेश, रोहित, ध्रुव, सुहानी, क्षितिज, डन। चलो बढ़िया। अब यार क्या बचा? फोर्थ पार्ट बचा। फोर्थ पार्ट पता है तुम्हें, सबसे सिंपल था फोर्थ पार्ट। हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड अगर मेरे को निकालना है तो एक बात बताओ, क्यू नेट किसके बराबर होगा? क्यू नेट, भैया साइक्लिक प्रोसेस है तो क्यू नेट डेल्टा यू 0 हो गया, तो वर्क डन के बराबर होगा। क्या आप मेरे को टोटल वर्क डन निकाल के बता सकते हो? भैया वर्क डन साइक्लिक प्रोसेस के अंदर होता है एरिया ऑफ पीवी कर्व। तो भैया मेरे को एरिया ऑफ पीवी कर्व जरा बताना कितना आएगा, उससे क्यू नेट निकालो। भैया ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है तो हाफ बेस, बेस मेरा बीसी बन रहा है, तो बीसी की वैल्यू कितनी है? V0 से लेके 2V0 तक। तो भैया हमारी बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V0। बहुत सही। इनटू हाइट, हाइट की वैल्यू P0 से 2P0, तो कितनी जा रही है ये? P0। भैया अगर टोटल हीट निकल गई तो मैं ये कह सकता हूं नेट हीट इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब्ड प्लस हीट रिजेक्टेड। भैया चेक कर लो, ये भी कोई दिक्कत? नो सर। भाई लॉजिकल है ना, नेट हीट किसके बराबर होगा? जितनी हीट रिजेक्ट करी और जितनी हीट एब्जॉर्ब करी। तो यार क्यू नेट आपको मिल गया, क्यू एब्जॉर्ब अभी आपने पीछे कैलकुलेट किया, तो क्यू रिजेक्टेड निकालना कौन सा डिफिकल्ट टास्क हो गया? तो क्यू रिजेक्टेड इज इक्वल्स टू क्यू नेट माइनस क्यू एब्जॉर्ब। तो क्यू नेट कितना निकाला हमने? क्यू नेट हमने निकाला हाफ P0 V0, लेकिन P0 V0 को चेंज करना पड़ेगा, तो P0 V0 को हम लिखेंगे NRT0, क्योंकि भैया पॉइंट ए पे प्रेशर P0 V0 है, प्रेशर ए पे V0 P0, तो टेम्परेचर ए कितना है? T0 माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड। हीट एब्जॉर्ब्ड कितनी निकाली हमने? 19/2 NRT0। जरा इनको कर दो कैलकुलेट और मेरे को फाइनल आंसर बता दो कितना आ रहा है। -18 NRT0/2। या तो ये या तो ये, आपके ऑप्शंस में जो गिवन हो उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर देना। यस सर। डन सर। डन। तो भैया मैंने बड़ी मशक्कत करी है, जरा चेक करो फिर से इस क्वेश्चन को समझ में आया या नहीं आया। पूरा A to Z लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए चेक कर लो। डन, क्लियर है साहिल, वेरी गुड। साहित्य, सॉरी। चलो तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन में अब कोई हेल्प नहीं मिलेगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई हेल्प नहीं दी जाएगी। आ जाओ भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिर से एक साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन अब की बार हमें जो ग्राफ गिवन है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में गिवन है, और हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से गिवन है। भैया ये क्वेश्चन आपको अपने आप ही पेशेंटली चेक करना है, आराम से आप ही सॉल्व करोगे। A to B, B to C एंड देन अगेन C to A। हमें प्रेशर मतलब वॉल्यूम गिवन है पॉइंट C पे V, B पे गिवन है 4V। सिमिलरली हमें टेम्परेचर गिवन है कि इनिशियली पॉइंट A पे
टेम्परेचर था हमारे पास T और प्रेशर था P। रिपीट कर रहा हूं, चेक करते जाना। भैया क्वेश्चन ने कहा एक आइडियल गैस है, उसको मैं साइक्लिक प्रोसेस से लेके गया। उसने बोला भैया टेम्परेचर ए पे गिवन है T, प्रेशर ए पे गिवन है P। फिर उसके बाद हमने इसको एक्सपैंड किया, जो भी किया वो ग्राफ में आपको क्लियर है कि ए से बी तक हमने वॉल्यूम इंक्रीज कराया V से 4V, फिर B से C तक वॉल्यूम कंप्रेस कराया 4V से लेके V तक, और C से लेके A तक हम वापस इनिशियल स्टेट पे आ गए। ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। और क्वेश्चन में बस एक चीज और गिवन है, ln2 की वैल्यू गिवन है। ln2 की वैल्यू आपको गिवन है 0.693। कैलकुलेट लिखो क्या क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट भैया कैलकुलेट करके दो, एक ही पार्ट है सॉरी, कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। चलो एक ही पार्ट है, कैलकुलेट द टोटल वर्क डन। क्वेश्चन रिपीट करना है किसी के लिए? भाई माय मिस्टेक, मैं एक चीज और मेंशन कर देता हूं जो इसमें गिवन है कि हमारा जो ए बी प्रोसेस है वो क्वेश्चन ने बोला हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस है। माय मिस्टेक, मैं रेक्टिफाई कर देता हूं। भैया हमें ए बी प्रोसेस बोला हुआ है, क्वेश्चन ने आइसोथर्मल प्रोसेस है। वो आपको वैसे भी दिख ही रहा है कि इधर ए बी पे क्या चीज कांस्टेंट आ रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट आ रहा है। टेम्परेचर। डन। प्रेशर तो मैंने लिख ही दिया, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है, सही है सब। भैया आपको 2 से 4 मिनट देता हूं, उससे ज्यादा नहीं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलो तो भैया आ जाओ, अब स्टार्ट में सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो मेरे को ये बताते जाओ, ए बी कैसा प्रोसेस है वो हमने लिख लिया, ए बी आइसोथर्मल। अब सिमिलरली मेरे को बताओ बीसी कैसा प्रोसेस है। सर आइसोबारिक। सर कैसे सॉरी पता चला आपको आइसोबारिक है? सर, आइसोबारिक नहीं, सॉरी।
सर क्योंकि यहाँ आइसोबारिक वॉल्यूम ना टेम्परेचर आइसोबारिक ही है, बिल्कुल सही, आइसोबारिक है सर। आइसोबारिक ही है। बिकॉज बीसी प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइसोबारिक में आते हैं। बिल्कुल सही। उसके बाद अगर बात करें सीए प्रोसेस में, तो सीए प्रोसेस हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस है। क्वेश्चन ने कैलकुलेट करने के लिए बोला था नेट वर्क डन, तो नेट वर्क डन मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो यार सीए प्रोसेस आइसोकोरिक है, तो इसको तो यहीं काट दो, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। तो हमारे पास अब बस बेसिकली बचा क्या कैलकुलेट करने के लिए, ए बी प्रोसेस और बीसी प्रोसेस। तो यार ए बी प्रोसेस के लिए आइसोथर्मल के लिए आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता तो है, क्या होता है फॉर्मूला भैया, एन। अब 2.303 मत रखो, क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है, लॉग बेस 10 की या एलएन की, एलएन की वैल्यू गिवन है, तो इसको एनआरटी में ही रहने दो। तो एनआरटी इनटू भैया फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम था 4, इनिशियल वॉल्यूम है V, तो भैया V V कैंसिल हो गया, तो मतलब ये एनआरटी, मैं एलएन लिखना भूल गया यहाँ पे, एनआरटी LN4। प्लीज यहां तक चेक करके बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। डन। यार लेकिन क्वेश्चन में हमें LN4 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो क्या करें? उधर तो LN2 की वैल्यू गिवन है, फिर कैसे करोगे? तो यार आप एक काम कर सकते हो, इसको 2 to the power 2 लिख सकते हो। यस सर। यार आपको शायद से लॉग के फॉर्मूले पता ही होंगे, ln a to the power b क्या होता है इसका फॉर्मूला? BLNA। वेरी गुड, BLNA। तो भैया हमारे पास ये बन जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 2nRT और लास्ट में मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा जो LN2 की वैल्यू गिवन है। चेक करो, हमने अभी सिर्फ वर्क डन ए बी निकाला है, अब बीसी निकालना बाकी है। तो वर्क डन बीसी, बीसी आपको पता है आइसोबारिक प्रोसेस है, तो हमें बस पी डेल्टा वी यूज करना है। भैया प्रेशर कितना है पॉइंट बी पे, अब ये कैसे निकालें कि प्रेशर पॉइंट बी पे कितना है? मेरे को ए पे तो पता है कि ए पे प्रेशर पी है, लेकिन बी पे कितना है वो कैसे निकालूंगा? सर 4। भैया तो सिंपल चीज है ना, आपको पता है ए बी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन लगा दो, P1V1 P1/V1 इज इक्वल टू P2, नहीं सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया ना, यस सर। P1V1। P1V1 इज इक्वल टू P2V2, मतलब PA/VA मस्ट बी इक्वल टू PB/VB। पॉइंट ए पे प्रेशर P, पॉइंट ए पे वॉल्यूम कितना V, पॉइंट बी पे प्रेशर हमें निकालना है, वॉल्यूम बी पे कितना है 4V। भैया V V कट गया, तो हमारे पास प्रेशर एट द पॉइंट बी कितना आया, P/4 आया। तो भैया पीछे सब्स्टिट्यूट कर दो, प्रेशर P/4 इंटू चेंज इन वॉल्यूम। भाई बी से लेके सी तक वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास 4V। 4 से 4 कट गया, तो वर्क डन इन बीसी कितना आया, PV। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। भाई पीवी ए पे है प्रेशर और वी ए पे है वॉल्यूम, तो इसको लिख दो NR, और टेम्परेचर कितना है पॉइंट ए पे, T है। बस ऐड कर दो, आपके पास आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। यस भाई कुछ रिपीट, मैंने कुछ गलती करी है ना? सर 4V की जगह 3V नहीं होना था, अगर डेल्टा हाँ टी वही लगा। मेरे को डाउट हो गया था, कहीं गलती हुई है। यस सर। चलो चलो, थैंक यू सो मच यार। तो ये हो गया P/4 और ये चेंज इन वॉल्यूम हो गया 3V। तो हमारे पास आएगा ये 3/4 PV। P प्रेशर पॉइंट ए पे है, V वॉल्यूम पॉइंट ए पे है, तो इसको इसी तरीके से रिप्लेस कर देते हैं, NR और टेम्परेचर पॉइंट ए पे T। प्लीज अब इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को, और मेरे को टोटल वर्क डन कैलकुलेट करके बता दो कितना आ रहा है। हाँ साहित्य मेरी गलती थी भावनाओं में बह गया। तो भैया नेट वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। नेट वर्क डन हमारे पास आया, दैट इज 2nRT LN2 प्लस
और ये है 3/4 nRT। भाई ln2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और इसको ऐड करके आंसर लिख देना। ln2 की वैल्यू कितनी गिवन थी क्वेश्चन में? 0.6 0.693 इंटू nRT प्लस 3/4 nRT। nRT कॉमन आ जाएगा, जो आंसर है उसको सॉल्व करके भैया लिख देना। ये काम अब आपका। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यार यहां तक देख लो, मैंने टाइप के क्वेश्चंस करा दिए जितने भी क्वेश्चंस लग सकते थे अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। अब हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे एक डिवाइस है, दैट इज कॉल्ड एज हीट इंजन। अब हमें पढ़ना है हीट इंजन। पहले यहां तक चेक कर लो, यहां तक किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? डन। नो सर। टाइप के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। तो यार आज जो हमारा नेक्स्ट डिवाइस जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे ही बेस्ड है, दैट इज हीट इंजन। भाई पहले तो ये समझो कि हीट इंजन का काम क्या है। हीट इंजन का काम है कि हमारी हीट एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करना? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। भैया हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है? हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है कि हमारा कोई ना कोई चीज मूव करनी चाहिए, पिस्टन वगैरह मूव करना चाहिए। और पिस्टन एक्सपैंड होना चाहिए या कंप्रेस होना चाहिए? एक्सपैंड। एक्सपैंड होना चाहिए, क्योंकि कंप्रेस करना पड़ा तो मेरे को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ गई। नहीं, हम तो एक्सपैंड कराना चाहते हैं ताकि हमें वर्क मिले, वर्क डन बाय द सिस्टम हो। तो यार बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हीट एनर्जी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, निहायत ही सिंपल टॉपिक। सबसे पहला कंपोनेंट होता है सोर्स। सोर्स जो हमेशा हाई टेम्परेचर पे रहेगा, इसका टेम्परेचर हमने लिखा T1। और नीचे होगा हमारे पास दूसरा कंपोनेंट जो कहलाएगा सिंक। सिंक जो हमेशा लो टेम्परेचर पे रहेगा। और बीच में क्या होगा भैया? बीच में होगा हमारी कंटेनर जिसके अंदर गैस फिल्ड होगी, इसको हम कहेंगे वर्किंग सब्सटेंस। चलो चेक कर लो, रिपीट कर रहा हूं। आज सिर्फ इसकी थ्योरेटिकल चीजें कर लेते हैं, फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैंने कहा भाई हीट इंजन के 3 कंपोनेंट्स, सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस एंड सिंक। सोर्स है हमारे पास हॉट बॉडी, और याद रखो इसकी जो थर्मल कैपेसिटी है वो इनफानाइट है। आई रिपीट, इसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो इनफानाइट है। मतलब क्या है कि यार इससे चाहे जितनी मर्जी हीट ले लो, इसका टेम्परेचर कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हुई है? यस सर। जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा होगा कि अर्थ को हम चाहे जितना मर्जी चार्ज दे दे और अर्थ से चाहे जितना मर्जी चार्ज ले लें, क्या अर्थ के चार्ज पे कोई फर्क पड़ता है? नो नहीं। सर। तो इधर भी वही है। सोर्स एक ऐसी हॉट बॉडी है जिससे जितनी मर्जी हीट एक्सट्रैक्ट कर लो, इसका टेम्परेचर T1 ही रहेगा। सिमिलरली सिंक भी हमारी ऐसी ही बॉडी है, लेकिन बस ये कोल्ड बॉडी है। इसकी थर्मल कैपेसिटी भी इनफानाइट है। मतलब कि भैया इसको चाहे जितनी मर्जी हीट दे दो, इसका टेम्परेचर कभी इंक्रीज नहीं होने वाला। हमारे हीट इंजन का कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया हमारी जो गैस है वो वर्किंग सब्सटेंस, वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी हाई टेम्परेचर से। वो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब करेगी हाई टेम्परेचर से। तो इसको हम क्या ले लेते हैं? Q1, जो हीट इसने एब्जॉर्ब करी। अब जब हीट इसने एब्जॉर्ब करी है तो क्या होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग? कि भैया इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी और साथ के साथ ये क्या करेगा? कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करेगा। और ये वर्क बाय द सिस्टम होगा, इसलिए मैंने बाहर की तरफ एरो किया है। वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। लेकिन जब ये सिस्टम कुछ ना कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, तो हीट इंजन के कॉन्सेप्ट ने क्या कहा? भाई प्रैक्टिकल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप वर्क कर लो और कोई एनर्जी लॉस ना हो। तो उसने कहा कि भैया कुछ पार्ट ऑफ द हीट वर्क डन सप्लाई में चली जाएगी, लेकिन कुछ पार्ट हमारी कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होंगे ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू किसी भी रीजन की वजह से, ड्यू टू रेडिएशन, कुछ भी। लेकिन कुछ ना कुछ हीट लॉस होंगे, और उस हीट लॉस को हम क्या कहेंगे? Q2 कहेंगे। भैया चेक करो, कोई डाउट इसमें? नो सर। नो सर। तो मेरे को आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के इक्वेशन बता दो, इक्वेशन क्या लिखूं मैं?
कि भैया जो हमने हीट सप्लाई करी है वो दो जगह यूटिलाइज हो रही है। कौन सी दो जगह? एक तो वो वर्क कर रही है प्लस कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस के फॉर्म में जा रही है। तो बस मेरे को वर्क डन का फॉर्मूला कैलकुलेट करके छोड़ दो, बस दैट्स इट। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखूं मैं? सर Q1 माइनस Q। बस आज के लिए कहानी है तक। चेक करो हीट इंजन में कोई डाउट है? बहुत सिंपल डिवाइस है। नो सर। चलो No, बहुत बढ़िया। तो भैया एज यूजुअल यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो टाटा, बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। थैंक यू सर। थैंक यू यार, Thank थैंक you, यू सो sir. मच। बाय बाय यार, थैंक यू सो मच।